1930 की दहाई में दूसरी जंग अजीम से तकरीबन एक दहाई कबल ही जापानी रॉयल नेवी अपनी ताकत बढ़ाने में लगी हुई थी, मगर इसके रास्ते में एक बड़ी रुकावट खड़ी थी। पहली जंग अजीम के बाद ताकतवर ममालिक ने एक मुआहदा किया था जिसे वाशिंगटन नेवल ट्रीटी 1922 कहा जाता है। इसका मकसद ये था कि बड़ी बड़ी ताकतें फिर से एक दूसरे के साथ बहरी हथियारों की दौड़ में ना पड़ जाएं। इस मुआहदे में ये तय हुआ कि हर मुल्क सिर्फ मखसूस टन वज़न और साइज़ तक के जंगी जहाज़ बना सकता है, लेकिन जापानी सल्तनत के ख्वाब कुछ और ही थे। वो बहरुल काहिल में अपनी ताकत का झंडा गाड़ना चाहते थे और इसके लिए इन्हें ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स दरकार थे। चालाकी ये की गई कि जापानी इंजीनियर्स ने मुआहदों की शिकों में एक खिला यानी कि लूप होल ढूंढ लिया था। शर्त ये थी कि अगर किसी जहाज़ का वज़न 10,000 टन से कम हो तो इसे एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं समझा जाएगा। जापान ने इसी पहलू का फ़ायदा उठाया और एक खुफिया मंसूबा शुरू किया, जो 1926 में मंसूबाबंदी और 1929 में तामीर के आगाज़ के बाद IJN रियोजो तामीर हुआ, जिसका मतलब था उछलता हुआ अजदहा। यह 8,000 मैट्रिक टन का लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर था, लेकिन जब तक ये जहाज़ ज़ेर तामीर था, दुनिया के ताकतवर ममालिक ने एक और मुआहदा किया, लंदन नेवल ट्रीटी 1930। इस मुआहदे ने जापानी चाल को नाकाम बना दिया और इस लूप होल को बंद कर दिया। इस तरह रियोजो अपनी नौयत का वाहिद और गैर कानूनी एयरक्राफ्ट कैरियर बन गया। रियोजो की लंबाई तकरीबन 590 फीट और चौड़ाई 66 फीट थी और इस पर तकरीबन 600 अफसरान और सिपाही तैनात किए जा सकते थे। वज़न कम रखने के लिए इसके हल में कोई ख़ास बख्तर यानी कि आर्मर नहीं लगाई गई थी, सिर्फ मशीनरी और गोला बारूद के स्टोर रूम को पतली हिफाजती प्लेटों से ढांपा गया था। जहाज़ में एक ही हैंगर बनाया गया था, जिसकी वजह से दरमियानी हिस्सा बहुत नीचे रह गया था और ऊंची लहरों में पानी बार बार डेक पर आ जाता था। इस जहाज़ पर रवायती आइलैंड स्ट्रक्चर भी नहीं था, जो आमतौर पर फ्लाइट डेक पर जहाज़ की कमान के लिए बनाया जाता है। इसकी जगह एक लंबे शीशे की बनी हुई ग्रीन हाउस नुमा कंट्रोल रूम बनाया गया, जो फ्लाइट डेक के नीचे आगे की तरफ मौजूद था। इब्तदाई तौर पर इस पर सिर्फ 9 टारपीडो बमबार और 3 फाइटर तैयार रखने की गुंजाइश थी, मगर बाद में तैयारों की तादाद बढ़ाकर 48 कर दी गई। इस मकसद के लिए एक और हैंगर बनाया गया, लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि जहाज़ इंतहाई गैर मुतवाज़न और कमज़ोर हो गया, यहाँ तक कि इस पर नस्ब जदीद जायरो स्टेबलाइज़र भी इसे तूफ़ानी समंदर में संभालने में नाकाम रहे। रियोजो 1933 में बाज़ाब्ता तौर पर जापानी बहरिया में शामिल हुआ, लेकिन महज एक साल बाद 1934 में एक जापानी टारपीडो बोट हादसे का शिकार होकर उलट गई। इस वाक़ये के बाद जापानी बहरिया को अपने तकरीबन तमाम जहाज़ों की पायदारी का जायज़ा लेना पड़ा। इसी तनाजुर में रियोजो में भी काफ़ी रद्दोबदल किया गया। 1935 में ये बदकिस्मत जहाज़ एक बड़े तूफ़ान, जिसे 4th फ्लीट इंसिडेंट कहा जाता है, में फंस गया और बुरी तरह नुकसान उठाया। इसके बाद इसे दोबारा तामीर और बनाया गया। इसमें नया अगला हिस्सा ऊंचा किया गया, फ्लाइट डेक को थोड़ा छोटा किया गया और पानी के दबाव से बचाने के लिए इसमें नया डिज़ाइन शामिल किया गया। 1937 में जब दूसरी चीन जापान जंग छिड़ी तो रियोजो ने अपनी अमली कार्रवाइयाँ शुरू की। शंघाई के महाज पर जापानी फ़ज़ाइया की मदद में इसके हथियारे इस्तेमाल हुए। इस दौरान रियोजो के बमबार हथियारों ने कई चीनी एयरबेसिस को तबाह किया और चीनी कर्ट्स हाक फाइटर्स के साथ फ़ज़ाई लड़ाइयाँ भी की। कुछ नुकसानात के बावजूद जापानी हथियारों ने बढ़तरी हासिल की। बाद में ये जहाज़ कैंटन और नानजिंग के महाज़ों पर भी कार्रवाई करता रहा। 1940 में रियोजो को मज़ीद नए हथियारे दिए गए, जिनमें मशहूर मित्सुबिशी ज़ीरो फाइटर और नाकाजिमा B5N टॉर्पीडो बॉम्बर्स शामिल थे। अब ये जहाज़ मुकम्मल तौर पर जदीद फ़ज़ाई स्क्वाड्रन ले जाने के काबिल था। जब 1941 में जापान ने अमेरिका और इत्तेहादियों के खिलाफ बहरुल काहिल की जंग छेड़ी तो रियोजो ने भी इसमें हिस्सा लिया। इसने फ़िलिपाइन पर हमला किया, बाद में मलाका और जावा की जंगों में भी शामिल रहा और अमेरिकी डिस्ट्रॉयर USS पॉप को डुबोने में भी किरदार अदा किया। 1942 में ये हिंदुस्तानी साहिल तक जा पहुंचा और कई बंदरगाहों पर बमबारी की। रियोजो की किस्मत का फैसला बैटल ऑफ द ईस्टर्न सोलोमोन्स में हुआ। अगस्त 1942 में जब अमेरिकी अफवाज ने ग्वाडाल कैनाल पर कब्जा किया, जापानी बेड़ा इन्हें पीछे धकेलने के लिए पहुंच गया।
ریوجو نے ہینڈرسن فیلڈ پر حملے کے لیے اپنے بمبار اور زیرو طیارے روانہ کیے۔ ابتدائی طور پر جاپانی طیاروں نے کچھ کامیابیاں حاصل کی، مگر امریکی طیارہ بردار جہاز USS سارٹوگا سے اڑنے والے بمباروں نے ریوجو پر کاری وار کیا۔ اس پر کئی 1000 پاؤنڈ کے بوم گرے اور ایک ٹارپیڈو نے اس کے انجن روم میں شدید تباہی مچائی۔ جہاز میں پانی بھر گیا اور وہ تیزی سے جھکنے لگا اور آگ بھڑک اٹھی۔ تمام کوششوں کے باوجود اسے بچایا نہ جا سکا۔ 24 اگست 1942 کی شام 5:30 بجے کے قریب ریوجو ڈوب گیا۔ اس کے ساتھ 7 افسر اور 113 سیلرز بھی جہاں بحق ہوئے، جبکہ کئی طیارے سمندر میں ہی ضائع ہو گئے۔ ریوجو دراصل ایک ایسا ایئر کرافٹ کیریئر تھا جو قانونی خلا کا فائدہ اٹھا کر بنایا گیا تھا، لیکن اس کے ڈیزائن میں کمزوریاں اتنی زیادہ تھیں کہ ہر ترمیم کے باوجود وہ کبھی بھی ایک مستحکم اور مکمل جہاز نہ بن سکا۔ اس کے باوجود جاپانی بحریہ نے اسے ہر بڑے محاذ پر استعمال کیا اور اپنی بھرپور صلاحیت کے ساتھ لڑایا۔ آخرکار وہ بحر الکاہل کی جنگ میں ڈوب کر تاریخ کا حصہ بن گیا۔ یہ جہاز آج اس بات کی یاد دہانی ہے کہ فوجی حکمت عملی اور انجینئرنگ کے تجربات بعض اوقات جرأت مندانہ مگر خطرناک ثابت ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ریوجو ایک ایسا جہاز ثابت ہوا جس نے اپنے خامیوں کے باوجود تاریخ میں جگہ بنا لی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبسکرائب فار مور۔